हम लोगों ने अभी तक जो देखा, लास्ट क्लास में तो हम लोगों ने उसके न्यूमेरिकल भी लगा लिए थे, तो मैं पूरा रिवाइज नहीं कर रहा, जस्ट मैं समराइज वो कर रहा हूँ जो चीज़ हम लोगों ने जो आज की क्लास के लिए ज़रूरी है। आज हम लोग जो हमने 4 नेम्ड प्रोसेसेस करे थे उनके लिए डिटेल में हर टर्म लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हीट क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, ठीक है, वर्क डन हमने डेरिवेशन कर रखा है पहले ही, तो वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर स्लोप क्या होगा, प्रोसेस इक्वेशन क्या होगा, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर पूरा एक डिटेल्ड स्टडी करेंगे सभी चारों प्रोसेसेस की, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऊपर हम नाम लिख लेते हैं, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कंस्ट्रेन, व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स, जिसमें कि या व्हाट इज द डेफिनेशन कह सकते हो उसको, कि डिफाइनिंग क्या चीज़ है जो उसको डिफाइन कर रही है। तो आइसोकोरिक का डेफिनेशन क्या है, बोलो जल्दी से। The volume remains constant, sir. यस, प्रोसेस इक्वेशन, वर्क डन, हीट, डेल्टा यू, ठीक है, इन सब की बात होगी। चलो, तो डेफिनेशन हमारी है dV इज इक्वल टू 0, देर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम। आइसोबारिक की क्या है, So pressure remains constant, sir. यस, dP 0। आइसोथर्मल में, So temperature remains constant. यस, dT 0। एडियाबेटिक में, So no heat transfer. नो हीट ट्रांसफर, सो dQ इज 0, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, एक सर बोलो। सर इसमें एक डाउट था, जैसे हम dv इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं और डेल्टा v इज इक्वल्स टू 0, तो इनमें कुछ डिफरेंस है या सेम ही है? अगर तुम्हारा dV 0 होगा, छोटे से भी चेंज में अगर चेंज वो है, मतलब छोटा सा भी चेंज नहीं है, तो बड़ा चेंज भी नहीं होगा, ठीक है। तो dV 0 है तो डेल्टा V भी 0 ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर डेल्टा V 0 है तो वो ऐसा हो सकता है कि हमने वॉल्यूम पहले बढ़ाया हो और फिर कम हो गया हो, ठीक है। तो ओवरऑल डेल्टा V 0 है, लेकिन उसमें ये इंश्योर नहीं हुआ कि प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं, ठीक है। डेल्टा V अगर 0 है, तुम सपोज तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उस प्रोसेस में तुम ऐसा हो सकता है कि मूव करके लौट करके इनिशियल पॉइंट पर आ गए हो, ठीक है। लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस में हम छोटा सा भी वॉल्यूम में चेंज नहीं कर रहे ड्यूरिंग द प्रोसेस। ऐसा नहीं हो रहा है कि बीच में वॉल्यूम बढ़ा हुआ हो और फिर कम हो गया हो और हम फाइनली इनिशियल वॉल्यूम पर वापस लौट के आ गए हो, ऐसा नहीं। आइसोकोरिक में कोई भी छोटे से छोटा पार्ट भी ले लो अगर प्रोसेस का, तो उसमें वॉल्यूम चेंज 0 होगा, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस इक्वेशन के बाद मुझे एक चीज़ Yes, और, हाँ, एक मुझे ग्राफ भी बनाना था, पीवी ग्राफ, ठीक है। ग्राफ तो वैसे बहुत सारे बन सकते हैं, बट पीवी ग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसका जो एरिया होता है वो हमारा वर्क डन होता है। तो आइसोकोरिक डेफिनेशन आ गई। अब प्रोसेस इक्वेशन पर आते हैं। प्रोसेस इक्वेशन में क्या लिखोगे बोलो, आइसोकोरिक में पीवी इक्वल टू एनआरटी में देख लो, वी को कांस्टेंट कर दोगे तो पी और टी में क्या रिलेशन आएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन और आर तो कांस्टेंट है ही, वॉल्यूम और कांस्टेंट कर दिया तो पी प्रोपोर्शनल टू टी। यानी कि अगर हम ऐसा लिखें, एक तो तुम P इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टी लिख सकते हो, या P अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2, ठीक है। ये भी हमारी प्रोसेस इक्वेशन यूज हो सकती है, ठीक है। प्रोसेस के दौरान P और T का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, दिस इज द प्रोसेस इक्वेशन। नेक्स्ट आइसोबारिक बोलो, पी वी इक्वल टू एनआरटी में P को कांस्टेंट रख दोगे तो V एंड T में क्या रिलेशन होगा, V प्रोपोर्शनल टू T, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Yes, sir. तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। आइसोथर्मल बताओ, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट P1 V1 इक्वल टू P2 V2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यस, हाँ, वो भी लिख सकते थे, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। अच्छा, एडियाबेटिक में मैंने तुम्हें एक इक्वेशन बताई थी, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट,
ठीक है। तो यहां से पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट से हम लोग इसके और ऑल्टरनेट फॉर्म भी बना सकते हैं। ठीक है, उन फॉर्म्स को जरा देख लिया जाए। अगर मैं P को nRT बाई वी रख दूं, nRT बाई वी रख दिया P की जगह पर और इंटू वी टू द पावर गामा, ठीक, और n और r को हमने कांस्टेंट में ले गए। ठीक है, n और r को राइट साइड का जो कांस्टेंट था उसमें हमने ले जाके एडजस्ट कर दिया, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है तो वो मैंने राइट साइड में कांस्टेंट लिख दिया। ठीक, तो ये मिला के क्या बना, t इंटू वी टू द पावर, बोलो t इंटू वी टू द पावर क्या बनेगा। तुम लोग चाहो तो ये रफ वर्क लिख लो, ये साइड में कहीं पर एक बॉक्स बना करके, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, बाद में हटा दूंगा। ऑल्टरनेट फॉर्म्स लिखो जल्दी से, प्रोसेस इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, पहला पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसका डेरिवेशन मैं वैसे हर साल कराता हूं, लेकिन वो सिलेबस में है नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, तो मैं अभी इस बार क्योंकि टाइम की कमी पड़ रही है तो नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं करा रहे, लेकिन इसके आगे अगला वाला याद रखने के लिए अगर डेरिवेशन बहुत इजी हो तो कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पुट P इज इक्वल टू nRT बाई वी, आइडियल गैस लॉ, ये रख दिया तो क्या हो गया, nRT अपॉन वी इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, n और r को हमने कांस्टेंट में एडजस्ट कर दिया, नया कांस्टेंट बना दिया, और यहाँ क्या हो गया, t v टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, एक मिनट, ये फाइनल फॉर्म है, इसको अलग कलर से लिख देते हैं। तो यहाँ से हमारा बना t v टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये नया कांस्टेंट हो गया, उसमें n और r एडजस्ट हो गए हैं। ठीक है, हमने पहले बारे में भी कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं दी थी, तो इसलिए मैंने उसको कोई वो नहीं रख, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कांस्टेंट वाले की कोई वैल्यू होती तो फिर वो चेंज करना पड़ता। नेक्स्ट, p के एलिमिनेट p और v में मिल चुका है। ठीक है, ये pv में था, ये tv में है। अगला कौन सा पेयर चाहते हो, बोलो, अगला कौन सा पेयर, तीनों की जरूरत पड़ती है क्वेश्चन करने में। सब लोगों के P और T, P एंड T, तो उसके लिए सजेस्ट करो क्या करना है। अरे मैंने एक जो है, ये मेरी नहीं थी फाइनल, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फाइनल ऐसा करते हैं, गलत कुछ भी नहीं लिखा है, सब सही लिखा है, लेकिन मैं जैसे हाईलाइट करना चाह रहा था कि हमारी फाइनल एक ये वाली इक्वेशन हो गई जो याद रखनी है, और एक ये हो गई। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अच्छा, पीटी में करने के लिए क्या करोगे, प्रोसेस क्या होगा, मैंने पीवी इक्वेशन से टीवी इक्वेशन बनाने के लिए क्या किया, जिस चीज को गायब करना है, पी को गायब करना था तो पी की वैल्यू रखी थी। अब तुम किसको गायब करना चाहते हो, V को। v को, तो इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, 1 में, किसी में भी रख सकते हो। 1 में थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन 2 में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चाहे 1 में रखो या 2 में रखो, तो मैं 1 में ही रख देता हूं। तो p इंटू वी टू द पावर गामा, v क्या रखें, nRT बाई पी रख दें। ठीक है, मुझे ये स्टेप जरा लिख देना चाहिए, नहीं तो तुम लोग बाद में मुश्किल लगेगा। क्या करना है, पुट v इज इक्वल टू nRT बाई पी इन इक्वेशन नंबर 1। 2 में भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है 1 में ही रखना। तो क्या बना, p इंटू v की वैल्यू nRT अपॉन p टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहां से p की पावर में क्या बना, p की पावर में क्या बना, p टू द पावर 1 माइनस गामा बना, और t की पावर में क्या बना, गामा बना, और nr जो टर्म होगा उसको कांस्टेंट में एडजस्ट कर दें। इक्वेशन नंबर 3,
पीटी की इक्वेशन हो गई है, दिस इज पीटी। टीवी बहुत देखा तो गामा में पावर -1 हो गई, ठीक है। टीवी बहुत देखोगे तो मार्क्स कम हो जाते हैं, तो गामा का एक मार्क कट गया। और p टू द पावर 1 माइनस गामा, t टू द पावर गामा, क्या मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? सही है। सही है। चलो अब ग्राफ पर आ जाते हैं, पीवी ग्राफ बनाना है। तो जल्दी से बताओ पीवी ग्राफ ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस कैसा बनेगा? हरी अब जल्दी से। सर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एक लाइन, कैसे बनाए, कितने So डिग्री? एरिया 0 होगा। वर्टिकल लाइन। So vertical line. यस। नेक्स्ट बोलो, आइसोबारिक में कैसे बनाए? So horizontal. प्रेशर हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर इसमें बताओ आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल थोड़ा सा सोचना मुश्किल है लेकिन लीनियर। लीनियर। मेरा इधर V है इधर P है, P और V में रिलेशन लीनियर है क्या? P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन V, कुछ Y इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनेगा ऐसा, हाँ ठीक है। जैसे जैसे तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा। और यहाँ पे क्या होगा एडियाबैटिक में? एडियाबैटिक में भी P और V वाला रिलेशन देखो, P वी टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P इधर है V इधर है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू 1/v टू द पावर गामा। तो अगर P इज प्रोपोर्शनल टू 1/v का ग्राफ तो में V इंक्रीज कर रहे थे तो P कम हो रहा था, ठीक है। यहाँ क्या होगा, गामा इज मोर देन 1, गामा इज मोर देन 1, तो ये भी तो ऐसा ही नेचर का आएगा, ये भी ऐसा ही आएगा। जैसे जैसे V बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा, लेकिन दोनों ग्राफ सेम नहीं होंगे, ठीक है। दोनों ग्राफ सेम नहीं होंगे। अब दोनों ग्राफ सेम नहीं होंगे, देखने में तो सेम लग रहे हैं लेकिन सेम नहीं है। तो मैं इसमें क्या करना चाहिए, हमें एक ही ग्राफ में एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हुए मुझे एक कॉमन ग्राफ बनाना चाहिए, V वर्सेस P, ठीक है। इसमें मैं एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हुए बना रहा हूं, ठीक है। एक आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक, उनमें से तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि A और B में से कौन सा आइसोथर्मल होगा। कौन बता सकता है कौन सा वाला ज्यादा फास्ट फॉल करेगा? मैं मान लो बी वाला, बी, हाँ मैंने तुम्हें गामा बताया था कि एडियाबैटिक हाँ बी वाला। गामा मोर देन 1 होता है, ठीक है। अभी मान लो कि गामा 2 है किसी का, तो P प्रोपोर्शनल टू 1/v ज्यादा फास्ट फॉल करेगा, तेजी से स्टीपली फॉल करेगा, या गामा की 2 वैल्यू रख दी तो 1/v² ज्यादा फास्ट फॉल करेगा। B जैसे B तुम्हारा स्टीपली फॉल कर रहा है A के कंपैरिजन में, ग्राफ में B ग्राफ इज मोर स्टीपली फॉलिंग, ज्यादा तेजी से कम हो रहा है। तो कौन सा वाला 1/v² का B होना चाहिए या 1/v का B होना चाहिए? Sir, 1/v is more. स्क्वायर वाला बहुत तेजी से फॉल करेगा। जैसे जैसे V को मैंने 2v कर दिया तो प्रेशर 1/4 हो जाएगा, जबकि पहले वाले में V को डबल करोगे तो प्रेशर बस हाफ होगा। तो B वाला तुम्हारा फास्ट फॉल हो रहा है तो वो एडियाबैटिक है, ठीक है। और हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे स्लोप का, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल का, ठीक है। तो यहाँ पर तुम ये ग्राफ बना लो अलग से, और B हमारा एडियाबैटिक है एंड A हमारा आइसोथर्मल है, ठीक है। और साथ में एक मैं और ग्राफ बनाता हूँ, ये तुम यहाँ पर मत बनाना, ये चाहे नेक्स्ट पेज पे बनाना, ये मैं टेबल के बीच में नहीं आना चाहिए, मैं तो हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। और टेबल के बीच में आ ही गया हो तो फिर टेबल तुम इसके फिर नीचे कंटिन्यू करोगे ग्राफ के नीचे। तो ये जो P और V है, इसमें मैं अगर मान लो ये ऐसे बना रहा हूँ ग्राफ, एक ऐसा और एक ऐसा। अब मैं इसको जो है x और y बोल देता हूँ, ये वाला x है ये वाला y है। बताओ x और y में कौन सा एडियाबैटिक? सर एक्स। x ज्यादा स्टीप है तो x इज एडियाबैटिक एंड y इज आइसोथर्मल, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने नीचे वाला पॉइंट कॉमन ले लिया है, पहले वाले में मैंने ऊपर कॉमन पॉइंट लिया था,
ठीक है, दोनों ग्राफ बना लो। अच्छा, तो एक बात और तुम इसके नीचे लिख सकते हो कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो होता है वो हमेशा सडन होता है। सडनली हमने एक्सपेंड कर दिया, जैसे जैसे तुम साइकिल के टायर में हवा भर रहे थे और टायर फट गया, ठीक है, तो वो जो फटने पे जो एक्सप्लोजन हुआ उसमें जो एक्सपेंशन हुआ, दैट एक्सपेंशन इज एडियाबैटिक। और तुम हल्के से अगर धीमे धीमे से लीक हो रहा है, कहीं पे छोटा सा पंचर है, होल है, तो जो धीमे धीमे लीक हो रहा है वो क्या है, वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अगर तुमने पिस्टन को तेजी से बाहर की तरफ मूव करा दिया तो एक्सपेंशन एडियाबैटिक हो गया। और अगर अच्छा, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, एडियाबैटिक की डेफिनेशन तो ऐसे नहीं है फास्ट और स्लो, तो इसलिए कह रहा हूँ कि एडियाबैटिक की डेफिनेशन क्या है कि जिसमें सराउंडिंग के साथ सिस्टम का हीट ट्रांसफर ना हो। तो अगर कोई प्रोसेस सडन होता है तो उसमें टाइम नहीं मिलता है कि सराउंडिंग से वो हीट ट्रांसफर ले पाए, इसलिए एडियाबैटिक प्रैक्टिकली सडन होते हैं एंड आइसोथर्मल स्लोअर होते हैं। ठीक है, तो ये काम, ये दोनों जरा पॉइंट तुम लोगों ने ये ग्राफ जहां बनाया हो वहां पर लिख लो। क्या यूजुअली एडियाबैटिक processes are faster and isothermal processes are slower। ठीक है, लेकिन ये कोई मतलब बिल्कुल हार्ड फैक्ट नहीं है। अगर तुमने एक ऐसा कंटेनर लिया है जो कि इंसुलेटेड है पूरा, इसको हमने इंसुलेट कर रखा है, और उसमें तुम पिस्टन को धीमे धीमे एक्सपेंड करो या कंप्रेस करो तो प्रोसेस एडियाबैटिक होगा, भले ही वो धीमे हो। अगर मैंने दूसरी तरह से इंश्योर कर दिया कि हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो स्लो प्रोसेस भी एडियाबैटिक हो सकता है। तो मेन एडियाबैटिक की डेफिनेशन है DQ इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने जो फास्ट और स्लो लिखा है ये उस कॉन्टेक्स्ट में रोल प्ले करेगा जब जो कंटेनर है वो इंसुलेटेड ना हो। तो इंसुलेटेड ना होने में फास्ट प्रोसेस जो होगा वो एडियाबैटिक होगा, स्लो प्रोसेस होगा वो आइसोथर्मल होगा। ठीक है, सबको एडियाबैटिक और वो समझ में आ गया। तो मैंने ये क्यों लिखवाया पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार मेंशन नहीं होता है, न्यूमेरिकल होगा उसमें मेंशन नहीं होगा कि एक्सपेंशन एडियाबैटिक है कि आइसोथर्मल है, ना ये मेंशन है कि वो कंटेनर इंसुलेटेड है। बस क्या मेंशन है कि प्रोसेस बहुत फास्ट कर दिया, इतना मेंशन है। तो तुम्हें खुद कंक्लूजन लेना पड़ेगा कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए मैंने पॉइंट लिखवाया। बाकी अगर मेंशन है कि कंटेनर इज इंसुलेटेड देन तुम उसको एडियाबैटिक ही करोगे, तब फास्ट और स्लो का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे ग्राफ्स हो गए। ग्राफ के बाद हम वर्क डन पर आते हैं। वर्क डन हमने चारों प्रोसेस के कैलकुलेट करके रखे हुए हैं पहले से। तो वर्क के लिए बताओ, आइसोकोरिक में क्या होता है वर्क डन, जल्दी से। अरे ऊपर ग्राफ बना हुआ है, एरिया देख लो। 0। सेकंड में बोलो आइसोबारिक, P into डेल्टा V, P इंटू डेल्टा V, V2 माइनस V1। अच्छा, P डेल्टा V में V2 माइनस PV1 ऐसे लिख सकते हो ना। मैं रफ में जरा लिख रहा हूँ PV2 माइनस PV1, और उसको तुम NRT2 माइनस NRT1 लिख सकते हो, और इसको हम NR डेल्टा T लिख सकते हैं। तो एक ऑल्टरनेट फॉर्म NR डेल्टा T भी हो गया। ठीक है, रफ में वो लिख लो जो हमने अभी P डेल्टा V को PV2 माइनस V1 लिखा, PV2 को NRT2 लिख दिया, PV1 को NRT1 लिख दिया, और T2 माइनस T1 डेल्टा T बन गया। ठीक है, आइसोथर्मल पे आ जाए। आइसोथर्मल का वर्क डन क्या है, ये तो डिराइव किया था 2.303 NRT log V2 by V1, और क्या किया था 2.303
अच्छा, अब यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, मैं रादर देन बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो उसके बजाय मैं यहाँ पर और चीज़ें लिख देता हूँ कि जैसे एनआरटी को हम यहाँ पर P1 V1 लिख सकते हैं, P2 V2 लिख सकते हैं। अगर डाटा टेम्परेचर का नहीं गिवन है, प्रेशर वॉल्यूम पता है, तो इनमें से कुछ भी लिख सकते हो तुम, P1 V1 भी, P2 V2 भी, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है आइसोथर्मल में। तो PV इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी पूरा कांस्टेंट है, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, तो ये तुम जो है ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसका वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो यूजिंग दिस रिलेशन। ठीक है, वी कैन क्रिएट मोर वेरिएशंस यूजिंग दीज रिलेशंस। और बताओ V2 बाई V1 को क्या लिख सकते हो? P1 बाई P2 लिख सकते हो। तो उधर लॉग के आगे वाला टर्म भी P1 बाई P2 हो जाएगा। तो ये हमारे वेरिएशंस इस वर्क के फॉर्मूले में यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो वो तुम वहाँ पे लिख लो ये जो एक सेंटेंस कि वी कैन प्रोड्यूस मोर वेरिएशंस ऑफ दिस फॉर्मूला यूजिंग दीज रिलेशंस। फिर आ जाओ एडियाबेटिक में। एडियाबेटिक भी हमने डिराइव कर रखा है। वर्क डन किसी को याद है? P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। और P1 V1 को क्या कर दें? N R T1 माइनस T2 कर दें अपॉन गामा माइनस 1। इसको माइनस ऑफ NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1 लिख सकते हो। ठीक है, बाहर माइनस साइन लगा के। डेल्टा T हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल अगर लिख रहे हो तो माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट फॉर्म्स हो गए वर्क के। फिर अगला क्या है वर्क के बाद? बताओ डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू आइसोकोरिक। बोलो भाई, डेल्टा क्यू आइसोकोरिक के लिए क्या लिखा जाए? अच्छा, इन जनरल बताओ, डेल्टा क्यू हमने इन जनरल क्या पढ़ा था? डेल्टा W प्लस डेल्टा U। ओके, ये हो गया डेल्टा क्यू का फर्स्ट लॉ से रिलेशन। और कुछ स्पेसिफिक हीट अगर याद आ रहा हो? हीट इक्वल टू गैसेस का केस है, कौन सी स्पेसिफिक हीट लोगे? मोलर स्पेसिफिक। तो फॉर्मूला क्या बनता है? डेल्टा क्यू इक्वल टू NC डेल्टा T। याद आ रहा है? C मोलर स्पेसिफिक हीट, NC डेल्टा T। और C प्रोसेस डिपेंडेंट है। ये कौन सा प्रोसेस है? पहला वाला आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो हम C के लिए CV यूज करेंगे, NCV डेल्टा T। ठीक है, अगला बताओ, अगला कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक। तो NCP डेल्टा T। ठीक है, अच्छा आइसोथर्मल में मैं भी नहीं लिख रहा हूं कुछ। ठीक है, आइसोथर्मल की हम लोग बात थोड़ा सा बाद में करते हैं। और यहां डेल्टा क्यू बताओ क्या होगा एडियाबेटिक में? सर W। सर वो भी तो है। बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। अभी वो कंक्लूजन हम लोग अभी बाद में करेंगे फर्स्ट लॉ का यूज करके। अब हम आते हैं डेल्टा क्यू के बाद डेल्टा यू। ठीक है, डेल्टा यू हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर वर्क डन 0 है और डेल्टा क्यू गिवन है, तो फर्स्ट लॉ यूज करके बताओ डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू होगा। हाँ ठीक है, और डेल्टा डब्ल्यू और डब्ल्यू एक ही चीज है। मैंने यहाँ डेल्टा नहीं लगाया, डेल्टा डब्ल्यू तुम उसको डेल्टा डब्ल्यू लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। डेल्टा क्यू NCV डेल्टा T, डब्ल्यू 0। तो ये क्या बन गया? हाँ बोलो। सर माइनस W है क्या? हाँ माइनस माइनस, तुम केमिस्ट्री से कंफ्यूज हो रहे हो। ओके सर। ठीक है, तो डेल्टा यू क्या आ गया? NCV डेल्टा T आ गया। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं। सिंस डेल्टा यू इज
path independent. Hence delta u derived for isochoric के लिए क्या था, choric process can be used for all infinite processes. ठीक है, मतलब मैं केवल यही 3 जो आगे हैं उनमें ही नहीं लिखने जा रहा हूँ, आगे मैं इन जनरल बोल रहा हूँ. ठीक है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी. आइसो बारिक में भी सी पी जहाँ यूज होता था क्यू में, वहाँ पे भी एन सी वी डेल्टा टी लिखा है. ठीक है, और एडियाबेटिक में भी डेल्टा यू को लिख दिया एन सी वी डेल्टा टी. ठीक है, अच्छा आइसोथर्मल में क्या लिखें? तुम तो कहोगे कि मैंने सबके लिखा है तो आइसोथर्मल में भी होना चाहिए. यस, होना चाहिए, लेकिन जरा सोचो आइसोथर्मल में और क्या चीज होती है. आइसोथर्मल की डेफिनेशन उस हिसाब से डेल्टा यू क्या आएगा? सर 0. क्योंकि टेम्परेचर चेंज मतलब एनसीवी डेल्टा टी ट्रू नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं. आइसोथर्मल में एनसीवी डेल्टा भी ट्रू है. ठीक है, लेकिन डेल्टा टी ऑलवेज 0 है, तो डेल्टा यू ऑलवेज 0 है. तो रादर देन मैं डेल्टा यू इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन डेल्टा टी 0 है तो मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूँ कि आइसोथर्मल में हमेशा डेल्टा यू 0 होगा. ठीक है, तो डेल्टा यू का कंक्लूजन समझ में आ गया. इन 4 में तो है ही एनसीवी डेल्टा टी ट्रू, बट कोई और भी इनफाइनाइट मैनी प्रोसेसेस हो तो उन सब में ये एनसीवी डेल्टा टी यूज होगा, और आइसोथर्मल में ये स्पेशली 0 हो गया है. ठीक है, तो डेल्टा क्यू आ गया, डेल्टा यू आ गया. अब हम जरा लौट के जाते हैं, जो हमारा डेल्टा क्यू का एक कॉलम खाली रह गया था आइसोथर्मल वाला. तो अब यहाँ फर्स्ट लॉ, अच्छा आइसोथर्मल में, हाँ डेल्टा क्यू अब यूज करो तुम. ऊपर वाला फॉर्मूला एक तो वर्क का और डेल्टा यू का, तो हमारा आइसोथर्मल में जब डेल्टा क्यू लिखेंगे तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो डेल्टा यू तो हो गया 0 और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू तुम्हारा 2.303 वाला है. ठीक है, 2.303 nRT ln log v2 by v1. ठीक है, यहाँ जगह नहीं है तो मैं ज़रा 0 ही हटा ही देता हूँ. ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा यू को 0 कर दिया तो ये आ गया 2.303 nRT log v2 by v1. ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पे खाली छोड़ा था कि इसमें मुझे पहले डेल्टा यू बताना था 0. ठीक है, तो जब डेल्टा यू बता दिया तब हम वापस डेल्टा यू क्यू पर आए. अच्छा बताओ, सबको आ रहा है समझ में? क्या ये टेबल तुम खुद से बना सकते हो? हम लोग ने सबसे पहले क्या देखा है, डेफिनेशन, देन प्रोसेस इक्वेशन, देन पीवी ग्राफ. ठीक है, फिर वर्क, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, इन सब का कंक्लूजन. कोई चीज फिर से रिपीट करना है जो नहीं समझ में आया, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. बोलो सर. एडियाबैटिक का वर्क डन मिस हो गया सर मेरे से. अच्छा, वो लास्ट क्लास में डिराइव करवाया था तो बस उसको तुम रेफर कर लो. ओके सर. तो बाकी सब समझ में आ गया. ये तुम्हारा आज का लेक्चर अगर तुम्हारा पूरा समझ में आ गया तो तुम थर्मोडायनेमिक्स के कोई भी लेवल के क्वेश्चन सारे कर पाओगे. सीबीएसई का भी, जेई और मेंस एडवांस नीट सब कर पाओगे. ठीक है, लेकिन आज का लेक्चर अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम सीबीएसई का भी नहीं कर सकते, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सारे फॉर्मूले हम एक बार वो एक प्रॉपर अरेंज मैनर में याद कर रहे हैं. ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगा. बुक में सब अलग अलग छिटका हुआ होगा, तुमको खुद से एक जगह पे कंक्लूजन ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा. अब हर जगह पे अलग अलग उन्होंने डेल्टा यू का काम किया होगा, डेल्टा क्यू का काम किया होगा, तो वो एक इंटरलिंक माइंड में नहीं बन पाएगा. इसलिए मैंने इस तरह से टेबल फॉर्म में इसको करवाया है. अच्छा, डेल्टा अब ये सारा हो गया. अब छोटी सी एक चीज़ और आती है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ. तो बताना जरा, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ इन आइसोकोरिक क्या है? पीवी ग्राफ का स्लोप, पीवी ग्राफ का स्लोप क्या होगा? डी पी बाई डी वी होगा.
दिस विल बी dp बाई dv, ऐसे लिख सकते हैं। तो आइसोथर्मल में आइसोकोरिक पहला हमारा कॉलम है, आइसोकोरिक में स्लोप क्या होगा? वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है? वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। तो टेन थीटा, स्लोप इज टेन थीटा नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी, यस नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो दिस इज इन्फिनिटी। अच्छा आप बताओ आइसोबारिक में? 0 डिग्री वो है। यस जीरो, स्लोप जीरो, 0 डिग्री नहीं बोलोगे, थीटा बोलोगे तो 0 डिग्री हाँ, बोल तो सकते हो, फिर स्लोप इज जीरो। स्लोप की 0। अच्छा अब ये बताओ आइसोथर्मल में तो स्लोप कुछ निकलेगा, और स्लोप अलग अलग प्रेशर, अलग अलग वॉल्यूम पर अलग अलग होगा स्लोप, है ना। तो अब इसका स्लोप कैसे निकाले? तो हमें प्रोसेस इक्वेशन पता है पीवी के टर्म्स में, तो वहां से हम निकाल सकते हैं इसका स्लोप, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें क्या पता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। यहाँ से मुझे क्या निकालना है? डीपी बाई डीवी निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ वी के रेस्पेक्ट में, पीवी इक्वल टू डी बाई डी वी एन आर टी। राइट साइड में क्या आएगा? एन आर टी का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? कौन सा प्रोसेस है ये? कौन सा प्रोसेस है ये? आइसोथर्मल 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट, एनआर तो कांस्टेंट है ही, और लेफ्ट साइड में पी और वी दोनों वेरिएबल हैं, तो तुमको वो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पी इंटू वी का डिफरेंशिएशन बोलो, वी का वी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? चलो अगले स्टेप में लिख लेंगे। फिर v इंटू डी पी बाई डी वी, ठीक है। तो ये हो गया पी वी प्लस वी, सॉरी पी वी नहीं, पी ओनली पी, पी प्लस वी डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू 0। हमें क्या चाहिए? स्लोप डी पी बाई डी वी चाहिए। तो डी पी बाई डी वी तुम्हें यहां से दिख रहा है, माइनस पी अपॉन वी आ जाएगा। दिस इज द स्लोप, ठीक है। आइसोथर्मल ग्राफ का स्लोप माइनस पी अपॉन वी होता है, ठीक है। अब आइसो एडियाबैटिक का स्लोप करना है। एडियाबैटिक में शुरुआत कहां से करें? पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां से शुरू करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करोगे राइट साइड में 0 बन जाएगा, और इधर क्या बनेगा? पी डी बाई डी वी ऑफ वी टू द पावर गामा प्लस वी टू द पावर गामा डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू 0, ठीक। अब अगला यहाँ पे क्या आएगा? गामा इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 आएगा, और यहाँ पे वी टू द पावर गामा इंटू डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू 0। वी टू द पावर गामा डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस पी माइनस गामा पी वी टू द पावर गामा माइनस 1, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? पूछना हो तो पूछो, कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो। अच्छा वी टू द पावर गामा जब इधर डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या मिलेगा? माइनस गामा पी अपॉन वी, ठीक है। अब जरा इसको ऊपर ग्राफ से रिलेट करते हैं। माइनस साइन क्या बता रहा है? कि ग्राफ डिक्रीजिंग है। स्लोप निगेटिव का मतलब होता है कि वैल्यू जैसे जैसे हमारी एक्स एक्सिस पे बढ़ा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, वैसे वाई एक्सिस वाली वैल्यू कम होती जा रही है। निगेटिव साइन ये बता रहा है। और किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? गामा मोर देन 1 होता है, तो एडियाबैटिक का जो है वो मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो वो ज्यादा स्टीपर फॉल है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक अपॉन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल क्या आएगा? बताओ रेशियो क्या आएगा? व्हाट विल बी दिस रेशियो? गामा। तुम लोग बिल्कुल क्या बात है, रिप्लाई नहीं करते हो, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एडियाबैटिक का स्लोप गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल है, ठीक है।
लिखो जल्दी से। इज इट ओके? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताओ, ये पूरा बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, मैं फिर से बताऊं या इज इट ओके? मुझे जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो ढंग से पढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है? अगर ऐसा लग रहा हो तुम्हें कि हाँ सब चीज़ें, तो कोई स्टेप ऐसा मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी तुम उसको ग्रास्प नहीं कर पाए हो, और जब तुमने अभी नोट बना लिया है और बाद में देखोगे तो समझ में आ जाएगा, तो ठीक है हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर लग रहा हो कि नहीं ये तो बिल्कुल ही कुछ चीज़ें स्टेप्स नहीं समझ में आए, तो एक बार फिर से पूछ लो। सर यस बोलो। सर आइसोथर्मल का जो हमने स्लोप निकाला है उसके थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप के बाद से आप जो थर्ड स्टेप पे आए ना, समझ नहीं आया सर। एक बार दोनों स्टेप एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैंने डी बाई डी वी किया सेकंड स्टेप में, बोथ साइड। राइट साइड में एनआरटी था, कांस्टेंट था, आइसोथर्मल में तो जीरो हो गया। लेफ्ट साइड में हमने प्रोडक्ट रूल लगाया जो डिफरेंशिएशन में होता है। ओके सर, हाँ नहीं प्रॉब्लम। अच्छा अब कुछ पूछना है इसमें? कुछ नहीं। अच्छा अब एक टर्म और ले लेते हैं जिसके बारे में हम चारों प्रोसेस में बात करेंगे, स्पेसिफिक हीट। कौन सी वाली? मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट में हम लोग ये पहला प्रोसेस कौन सा है? आइसोकोरिक, सीवी लिख दिया। आइसोबारिक, सीपी लिख दिया। अब जरा आइसोथर्मल में सोचो, सी की डेफिनेशन क्या होती है? डेल्टा क्यू अपॉन एन। तुम्हारा डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी डेल्टा टी होता है, तो एन डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी डेल्टा टी से हमने लिख दिया ये चीज, ठीक है। तो अब इसके आगे बताओ जरा, आइसोथर्मल में वैल्यूज पुट करके देखो क्या आएगा। हरी अब जल्दी से बताओ। अरे भाई आइसोथर्मल प्रोसेस है, कौन सी वैल्यू जानते हो इनमें से? जो राइट साइड में डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी रखा है उसमें तुम किसकी वैल्यू जानते हो? डेल्टा टी। डेल्टा टी की रख दो, फिर बताओ क्या आएगा। क्या आएगा? जीरो से डिवाइड करके तो अनडिफाइंड हो जाएगा। यस। अच्छा अब एडियाबेटिक का बता दो, सी क्या होगा? जीरो। जीरो। डेल्टा क्यू जीरो है, ठीक है। तो न्यूमरेटर जीरो है डेल्टा क्यू, तो जीरो हो गया, ठीक है। अच्छा ये जो सीवी और सीपी है ना, इनके लिए मैं तुम्हें वैल्यू लिखवा रहा हूं। ये वैसे तो हम डिराइव करेंगे अगले चैप्टर में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, बट तुम्हें अभी न्यूमेरिकल करते समय कहीं जरूरत पड़ सकती है। मोनो एटॉमिक और आइडियल गैस के लिए सीवी की वैल्यू लिखो,
तुम्हारा होगा ये सी वी 3/2 आर तुम्हें पता है ना, आर इज इक्वल गैस कांस्टेंट जो होता है 8.314। अच्छा आर पे चलो एक अलग से मैं तुम्हें बताऊंगा, आर की वैल्यू हमें अलग अलग यूनिट्स में पता होनी चाहिए, ठीक है। और सीपी की वैल्यू इसी में +1 कर दो, ठीक है। सीपी होता है सीवी प्लस आर, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, ये मैं अभी डिराइव कराऊंगा। तो सीवी में आर ऐड कर दोगे यानी 3/2 + 1 कर दोगे तो 5/2 आ जाएगा, 5/2 आर, ठीक है। अच्छा एक कॉलम और बना लेते हैं, गामा जो हमने उसमें देखा था आइसो क्या एडियाबेटिक में PV⁻ गामा, वो गामा होता है CP/CV, रेशियो ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट। सही टेबल एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। तो बस तुम्हें नोट करना है, इसमें कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। 3/2 आर कहाँ से आया वो मैंने नहीं बताया। मोनो एटॉमिक और आइडियल गैस के लिए CV, CP और गामा की वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, अभी तुमको ये थर्मोडाइनमिक्स में न्यूमेरिकल में ये CP CV की जरूरत पड़ सकती है, गामा की जरूरत पड़ेगी एडियाबेटिक में, एडियाबेटिक प्रोसेसेस में गामा की PV⁻ गामा में गामा की वैल्यू डालोगे तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। और CP अगर तुम्हें CV याद है तो तुम आगे के कॉलम तो बना ही सकते हो, CV में R ऐड करके CP बन जाएगा, गामा के लिए फिर CP/CV कर लोगे, ठीक है। तो वो आगे वाली चीज़ें तो बहुत ईजी हैं, केवल CV को याद रखना है कि 3/2 आर और 5/2 आर। ठीक है, तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट की बात हो गई। मोलर स्पेसिफिक हीट हमने सब में बात कर ली, सारे प्रोसेसेस में। ठीक है, पहला हमारा ये आइसोकोरिक था, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। ठीक है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। एडियाबेटिक के लिए ये फॉर्मूला सी से थोड़ी डेल्टा क्यू निकालोगे, तो ऑलरेडी डेल्टा क्यू तुम्हें अलग से पता है, तो सी की जरूरत नहीं पड़ती आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में। लेकिन कोई क्वेश्चन पूछ ले तो पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में जरूरत नहीं पड़ती। न्यूमेरिकल में आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक की जरूरत पड़ती है। अब आगे बढ़ सकते हैं हम। अब ये जो स्पेसिफिक हीट्स का रिलेशन हमने CP=CV+R लिखा है ना, इसका डेरिवेशन करेंगे, इसको बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। dQ=du+dW ऐसे लिख दें, डेल्टा क्यू भी लिख सकते हो अगर D से डर लगता हो तो। अब dQ को N, मैंने कौन सा प्रोसेस कहा है, आइसोबारिक, तो आइसोबारिक में dQ को क्या लिख सकते हैं, बताना जरा। dQ को क्या लिख सकते हो, N इंटू कौन सा C, CP dt। du को क्या लिख सकते हो, du तो हमेशा एक ही चीज होती है। श्रीता बोलो, du को क्या बोलेंगे, du के लिए क्या लिखें, du का तो एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा U देखो हमने लिखा था टेबल में, डेल्टा U। श्रीदा आर यू देयर? यस सर। हाँ बोलो, du बता दो, डेल्टा U क्या देखा था तुमने सबके लिए,
एन सी वी डेल्टा टी देखा था, इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो Yes, sir. एन सी वी डी टी लिख दिया, डी यू है तो डी टी लिख दिया, डेल्टा यू होता तो डेल्टा टी लिख देते। डी डब्ल्यू बताओ। अच्छा, किसी को अगर उसमें चाहिए हो मैं डेल्टा में भी लिख देता हूँ, ठीक है, कोई वो फर्क नहीं है। डेल्टा यू जो बायो वाले हैं, अगर थोड़ा सा डी लिखने में थोड़ा वो लग रहा है, प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू लिखो या डब्ल्यू लिखो एक ही बात है। डेल्टा क्यू को क्या लिखा है? एन सी वी सॉरी सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी प्लस डब्ल्यू। जरा बताओ डी डब्ल्यू को क्या लिखें? और जो तुम्हें मन हो वो लिख लेना, लेफ्ट वाला लिखना हो या राइट वाला, एक ही बिल्कुल सेम प्रोसेस है। हाँ, डी डब्ल्यू क्या होता है? पी डी वी, ठीक है। और आइसोबारिक प्रोसेस में पी डी वी को क्या लिख सकते हो? पी डेल्टा वी लिख सकते हो। अच्छा, पी डी वी को हम एन आर डी टी लिख सकते हैं, एन आर डी टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। इसको डिफरेंशिएट कर दो, पी हमारा कांस्टेंट है आइसोबारिक में, तो पी डी वी इक्वल टू एन आर डी टी ऐसे हो जाएगा। और अगर तुम ऐसे लिखो कि पी वन वी वन इक्वल टू एन आर टी वन एंड पी कॉन्स्टेंट है तो पी का हम वन हटा देते हैं, ठीक है। और पी वी टू इज इक्वल टू एन आर टी टू, तो इनका डिफरेंस लोगे तो क्या बनेगा? पी वी टू माइनस वी वन इक्वल टू एन आर टी टू माइनस टी वन। तो यहां से पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी आ गया। तो मैं पी डी वी को एन आर डी टी लिख सकता हूं, एन सी पी डी टी इज इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस एन आर डी टी, एन आर डी टी, ठीक है। और अगर जो तुम राइट साइड वाला लिख रहे हो तो एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो तुमको इजी लग रहा हो एक लिखो, दोनों मत लिखना, नहीं तो तुम्हें बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। और क्लैरिटी हो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे क्या करें? एन डी टी कैंसिल, एन डेल्टा टी एन डेल्टा टी एन डेल्टा टी कैंसिल, और दोनों से क्या रिजल्ट आया? चाहे कोई भी किसी भी तरफ से जा रहे होगे, सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर आ गया और सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर आ गया। दिस इज द डेरिवेशन। एक लाइन का डेरिवेशन है, तुम्हें फर्स्ट लॉ लिखना है और आइसोबारिक प्रोसेस कंसिडर करना है, बस ये याद रखो। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ लिखना है, ये याद रहेगा, तो उसके आगे लिखते चले जाओगे, सेम चीज कैंसिल होती जाएगी, एन डी टी एन डेल्टा टी और सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, तुम लोग कुछ भी जवाब नहीं देते हो। बोलो। यस, हाँ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करनी है। कैपिटल आर अभी हम लोगों ने देखा था, सीपी में यूज हो रहा था, सीवी में यूज हो रहा था। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल आर, ठीक है, इसकी वैल्यू आर इज इक्वल्स टू 8.314, ये तो होता है जूल पर मोल पर केल्विन। अच्छा, इसके यूनिट कैसे बताओगे? पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है, तो आर की यूनिट के लिए पीवी अपॉन एन टी करोगे, ठीक। पी इंटू वी किस यूनिट में जाएगा? या तो तुम प्रेशर को क्या करोगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे करके करोगे, और नहीं तो सोचो पी इंटू वी, हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या था? पी डेल्टा वी, तो पी यूनिट वाइज क्या होगा? पी इंटू वी बना करके वर्क यानी जूल बन जाएगा, ठीक है। और नीचे मोल एंड केल्विन, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन में हमेशा टेम्परेचर हम एब्सोल्यूट रखते हैं, ठीक है। तो जूल पर मोल, मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। इसको तुम जूल इंटू पर मोल इंटू केल्विन पे पावर -1 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसको तुम जूल पर मोल पर केल्विन ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये एक तो ये वैल्यू हो गई, ये हमारी एसआई यूनिट्स है, ठीक है। सीजीएस यूनिट लिखो, सीजीएस में जूल को कैलोरी में करोगे तो ये आता है 1.98, ठीक है। अच्छा, 8.314 एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी बुक में ये नहीं मिलेगा तुम्हें, ये एक्सपीरियंस से आता है कि तुम इसको 25/3 लिख सकते हो और कैलकुलेशन कितनी हो जाए, ईजी हो जाएगी।
अगर तुम कैलकुलेशन जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है वहाँ 8.314 से करोगे बड़ा लंबा होगा, 25/3 से करोगे तो छोटा सा होगा। 25/3 अगर तुम एग्जैक्टली डिवाइड करो तो क्या बनेगा, 8.3333 ऐसे बनेगा। तो 3333 को हम 8.31 अगर कर दें तो बहुत ज़्यादा एरर नहीं आने वाली है। तो हम कैलकुलेशन करने में जो इजी कैलकुलेशन हो वो यूज़ करेंगे, ठीक है। 1.98 ये हमारा सीजीएस में क्या बनेगा, ये यूनिट कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पर डिग्री सेल्सियस बोलना ठीक है, यहाँ पे डेल्टा टी तो नहीं है, ये पर सेल्सियस पर केल्विन फॉर एवरी 1 केल्विन पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो वैसे डेल्टा टी नहीं है, एन आर डेल्टा टी, अगर मैं ऐसे लिखूं पी डेल्टा वी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी तब तो ठीक है, डेल्टा टी के फॉर्म में। चलो बुक में दिया है पर डिग्री सेल्सियस, कर सकते हैं। चलो नहीं तो केल्विन तुम रख लो, बस ये कि सीजीएस फिर वो नहीं रह जाएगा। चलो कर लो केल्विन ही कर लो इसको, पर केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट एक और इसकी यूनिट है, बड़ी प्रैक्टिकल यूनिट जो कि यूजफुल है। एक तो एसआई वाली तो मोस्ट यूजफुल है ही, ठीक है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, दिस इज वेरी यूजफुल। सीजीएस वाला तुम अप्रोक्सीमेट टू नॉट वेरी यूजफुल। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट यूनिट है, अदर इंपॉर्टेंट यूनिट। ये बताओ R इक्वल टू पी वी बाई एन टी है, प्रेशर को हम और किस में बहुत बार देखते हैं, किस यूनिट में देखते हैं प्रेशर को, बोलो। जो ऊपर हमने, हाँ बोलो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वॉल्यूम ज्यादातर किस में लिया जाता है, लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। इसमें जो है वैल्यू जो आती है R इज इक्वल टू आती है 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। चलो ठीक है, तो ये 0.082 भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक लगा लो। ये दो तो याद रखना जरूरी है। और सीजीएस जो ये इंपॉर्टेंट नहीं है वो याद रखना बड़ा इजी है, 2, ठीक है। तो वो इजी है इसलिए याद कर लो, नहीं तो नहीं भी करोगे कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में यूजुअली ये 2 यूनिट्स यूज होती हैं। इज कंप्रेस्ड slowly suddenly to 1/3 of its volume, find delta t। take gamma 1.4। बताओ पहला स्लोली में कौन सा प्रोसेस, रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल भी ठीक है। चलो रिवर्सिबल वो वाला चीज यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। स्लोली सडनली में मैंने क्या बताया था सर, सडनली में एडियाबैटिक और स्लोली में स्लोली में आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 0। अब सडनली वाला बता दो कौन सा प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक में तुम कौन सी वाली इक्वेशन यूज करोगे, पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये यूज करना चाहिए क्या। प्रेशर के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, और हमें टेम्परेचर का चेंज चाहिए, तो ये यूजफुल नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम तुम्हें पता है 1/3 हो गया है, और टेम्परेचर का चेंज पूछा है, बताओ क्या करोगे, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे। वो गामा पीवी गामा माइनस, यस,
इसको मैंने कैसे याद कराया, टीवी देखा तो टीवी देखोगे तो मार्क्स कमाएंगे। तो एक 1 मार्क कम हो गया, ठीक है। टीवी देख के 1 गामा माइनस 1 हो गया, इजी तो T1 V1 पावर गामा माइनस 1, T2 V2 द पावर गामा माइनस 1। तुम्हें दोनों के में टेम्परेचर एक गिवन है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, NTP 0 डिग्री, ठीक है, 273 केल्विन। तो इनिशियल तुम्हारा 273 केल्विन है। अच्छा, और T2 पता करना है, और इधर मैं V1 बाई V2 टू पावर गामा माइनस 1 लिख देता हूँ, तो ये T2 आ जाएगा। अब वॉल्यूम V1 अपॉन V2 बताओ क्या होगा, अगर तुमने 1/3 वॉल्यूम कर दिया है तो V1 बाई V2 3 होगा कि 1/3 होगा? वॉल्यूम V से V/3 हो गया है, ये V1 है, ये V2 है। व्हाट विल बी V1 बाई V2? 3। 273 इंटू 3 टू द पावर 1.4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2। ये 3 टू द पावर 1.4 माइनस 1 कहां से आएगा? थ्री टू द पावर 0.4 कैसे निकालोगे? लॉग एंटी लॉग यूज करके, ठीक है। या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया है तो लॉग टेबल यूज करोगे, ठीक है। सपोज लेट 3 टू द पावर 0.4 इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो बोथ साइड का लॉग ले लिया, मुझे y की वैल्यू फाइनली निकालनी है, ठीक है। तो 0.4 इंटू लॉग 3 हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है। एक स्टेप मैंने जंप कर दिया, मैं जंप नहीं कर रहा मैं, चलो लॉग 3 टू द पावर 0.4 इंटू लॉग 3 की वैल्यू होती है कितना, 4.4771, ठीक है। मल्टीप्लाई करके नंबर आ जाएगा, फिर एंटी लॉग टेबल देख करके y निकाल लोगे, ठीक है। y आ रहा है ये 150.6, y आ रहा है 423.6 केल्विन, और उसको कन्वर्ट करोगे सेल्सियस में तो टेम्परेचर हमारा आ जाएगा इतने डिग्री सेल्सियस। मोलर वन है, गिवन मास भी दिया गया है, डेल्टा टी भी दिया गया है सर। यस, मास गिवन मास है 2 10 पावर माइनस 2 kg। नाइट्रोजन है तो मोलर मास पता लग गया, और यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएगा। अच्छा ये बताओ, नंबर ऑफ मोल्स के लिए केजी में रखते हैं, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे मास को? ऐसा करना होगा ग्राम में। ग्राम। अच्छा, कैसे पता लगा कि ग्राम में करना जरूरी है? एनीवन? सर जो हमें मोलर मास दिया गया है वो ग्राम पर मोल का ही होता है। वेरी गुड, मोलर मास ये ग्राम पर मोल है, इसलिए हमें ऊपर ग्राम में चाहिए, ठीक है। तो न्यूमरेटर हमारा ग्राम में होगा और नीचे ग्राम पर मोल में होगा। ग्राम पर मोल ऐसे लिख दिया तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, मोल में आ गया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो अच्छा, अब और क्या गिवन है? एट रूम टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर T1 कितना ले लें? 25 डिग्री लेते हैं, कितना लेते हैं? 23 लेते हैं, 300 हो जाएगा रूम टेम्परेचर, और फिर रेज टू इट्स टू डेल्टा टी वैसे भी दे रखा है ना। अच्छा, डेल्टा टी जरूरत है, ओके ओके, हाँ 45 डिग्री डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा टी दे रखा है। हाँ हाँ ठीक है, तो डेल्टा टी का यूज करके हम डायरेक्ट कर लेंगे। तो बताओ फिर और क्या चाहिए यहाँ पर? आर दे रखा है, डेल्टा टी हो गया यस सर। 45 डिग्री, आर दे रखा है, मोलर मास दे रखा है। अच्छा, पूछा कि क्या है तुमसे, वर्क डन पूछा, हीट पूछा है। हीट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है? एनसी डेल्टा टी लगता है। क्या हम एनसी डेल्टा टी यहाँ लगा सकते हैं? डेल्टा टी। सी कौन सा वाला? सी कौन सा वाला? सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी की वैल्यू मैंने बताई थी तुम लोगों को, सीपी की वैल्यू मैंने बताई थी, याद है? 7/2। कौन, मैंने तुम्हें दो तरह की गैस बताई थी, यस सर। मोनोटॉमिक एंड डायटोमिक। नाइट्रोजन कैसी होती है? डायटोमिक है तो डायटोमिक के लिए क्या होगा? डायटोमिक। डायटोमिक
सीपी बता, 7/2 7/2 आर, ठीक है, 3.5 आर। तो ये हमें सीपी पता है, तो क्यू इज इक्वल्स टू अब निकल आएगा, एन नंबर ऑफ मोल्स पता है, सीपी पता लग गया है और डेल्टा टी पता है, ठीक है। अब हम छोड़ देते हैं, वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना है बस। 12.3 पर आ जाओ। Two bodies at different temperatures T1 and T2, if brought in thermal contact, do not necessarily settle to the mean temperature T1 plus T2 upon 2. अब मान लो एक छोटी सी कॉइन है, सपोज 1 रुपये की कॉइन है, ठीक है, और एक बड़ा सा कुछ ले लो, एक सपोज आयरन की बेंच है, पार्क में बेंच पड़ी रहती है ना, स्टील की होती है, बड़ी अच्छी सी दिखती है, वैसी कोई एक बड़ी सी बेंच है, ठीक है। आयरन वाली जो कॉइन है उसका टेम्परेचर तुम 100 डिग्री तक गर्म कर दिया उसको, और वो आजकल ठंडे जाड़े में बेंच जो है उसका टेम्परेचर होगा 5 डिग्री, उस पर 100 डिग्री रख दोगे वो कॉइन को, और 4 डिग्री का वो, तो क्या बिल्कुल मिडिल में 50 समथिंग हो जाएगा टेम्परेचर, 52 हो जाएगा क्या? नो, ठीक है। कॉइन का हीट कैपेसिटी कम है, उस बेंच की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में। हाँ, अगर दोनों आइडेंटिकल हीट कैपेसिटी के होते तब हम दोनों ये कह सकते थे कि T1 प्लस T2 अपॉन 2 हो जाएगा। हीट कैपेसिटी पता है ना, हीट कैपेसिटी तुम लोग को मैंने टेस्ट में भी दिया था डेफिनेशन लिखने के लिए। हीट कैपेसिटी क्या होता है, बोलो, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इंक्रीज टू इंक्रीज क्या, increase the temperature by 1 Q बाई डेल्टा टी, और Q बाई डेल्टा टी को M इंटू एस भी लिख सकते हो। तो ये हीट कैपेसिटी तुम्हारी अगर इक्वल होगी दो बॉडीज की, और उनको अलग अलग टेम्परेचर में है और एक दूसरे के थर्मल कांटेक्ट में ला रहे हो, तो फाइनल उन दोनों का मीन टेम्परेचर बनेगा। लेकिन इन जनरल नहीं, यहाँ इन जनरल पूछा है। नेक्स्ट, coolant in a chemical or a nuclear plant, that is liquid used to prevent the different parts of plant from getting too hot, coolant होता है ये, should have high specific heat. Why? Explain why. हाई स्पेसिफिक हीट होगा तो उससे क्या होगा, उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने से क्या होगा, ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, उससे सोचो, तुम लोग सोचो जरा, मैं 1 मिनट फोन रिसीव कर लूँ। यस, तो हीट कैपेसिटी तुम्हारी एस ज़्यादा होगा तो हीट कैपेसिटी ज़्यादा हो गई, उससे डेल्टा टी पे क्या असर पड़ेगा। डेल्टा टी को अगर लिखें तो हम Q इक्वल टू एम इंटू एस लिखेंगे। जितना ज़्यादा एस होगा उतना डेल्टा टी क्या होगा, जितना ज़्यादा एस उतना डेल्टा टी कम। तो बिना ज्यादा गर्म हुए वो कूलेंट हीट ले पाएगा। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज एक ज्यादा स्पेसिफिक हीट वाला लिक्विड है, जैसे वाटर, अच्छा वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है काफी ज्यादा होती है, तो वाटर इज वेरी गुड कूलेंट, ठीक है, याद रखना इस चीज को, गुड कूलेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट, ठीक है, वाटर है। और उसी के कंपैरिजन में सपोज लिक्विड मरकरी है, ठीक है, लिक्विड मरकरी भी एज ए कूलेंट यूज होता है, सॉरी मरकरी जी एच जी, सोडियम मैंने क्यों लिख दिया, सोडियम भी होता है यहाँ, सोडियम भी यूज होता है, ठीक है, मैंने लिक्विड मरकरी की हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कम होती है। तो डेल्टा टी अगर कंपेयर करो, मान लो इनकी मैं वैल्यू अभी रैंडमली कुछ ले लेता हूँ, इसकी 1 ले लेता हूँ और इसकी 1/100 ले लेता हूँ, ठीक है। इसका मतलब अगर मुझे डेल्टा क्यू 1000 यूनिट ऑफ हीट हमें एब्जॉर्ब कराना है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैंने 1 kg इसका ले लिया और 1 kg इसका ले लिया, तो डेल्टा टी किस में कितना होगा, डेल्टा टी विल बी
हीट अपॉन m इंटू एस, ये हो गया वाटर के लिए, H2O के लिए। और मरकरी के लिए क्या हो गया डेल्टा टी, 1000 डेल्टा क्यू की वैल्यू अपॉन मास की वैल्यू। मैं फॉर्मूला कौन सा लिख रहा हूँ, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम एस, ये फॉर्मूला लिखा है। तो m की वैल्यू डाली, s की वैल्यू डाली, m की वैल्यू यहाँ पे डाली 1 और s की वैल्यू 1/100, ठीक, ये ऊपर ले गए। अब ये देखो डेल्टा टी इसमें कितना ज़्यादा हो जा रहा है, 1000 इंटू 100, और यहाँ पर ओनली 1000, ठीक है। मैंने यहाँ यूनिट वगैरह नहीं लिखा है क्योंकि रैंडम वैल्यू ली थी। तो तुम्हें दिखा कि डेल्टा टी बहुत ज़्यादा हो गया, इसका मतलब उसकी अगर मान लो टेम्परेचर इंक्रीज हो करके मरकरी का जहाँ से हीट लेना है उसके बराबर आ जाए तो फिर क्या फ़ायदा, फिर तो हीट ट्रांसफर ही रुक जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो कूलेंट है उसका टेम्परेचर कम से कम राइज हो, ठीक है, जितना कम राइज होगा उतना बेटर होगा। मैंने डाटा ऐसा ले लिया कि टेम्परेचर तो मिलियंस में पहुंच गया, ठीक है, 1 लाख पहुंच गया, चलो उतना तो नहीं होगा बट ठीक है। चलो तो डेल्टा टी हमें कम से कम रखना है जिससे कि मेरी हीट ट्रांसफर की कैपेसिटी अच्छी रहे। अगर मान लो कोई लिक्विड ऐसा हुआ जो बहुत जल्दी गर्म हो जाए, थोड़ी सी हीट देते ही गर्म हो गया, टेम्परेचर उसका लार्ज हो गया, तो जिधर से इसको हीट लेना है उसके टेम्परेचर के पास पहुंच रहा होगा उसका कूलेंट का टेम्परेचर, फिर वो हीट ट्रांसफर ही स्लो हो जाएगा। हीट ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस के पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा फास्ट होगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा फास्ट होगा। अच्छा सी पर आ जाओ। At a pressure in a car tire increases during air pressure in a car tire increases during driving। तो ड्राइविंग में क्या हो रहा होगा, कोई गैस करो। प्रेशर इंक्रीजेज, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है तो अंदर की गैस एक्सपैंड हो जाती है। हीट जनरेट होती है, जब हीट देते हैं तो एक्सपेंशन क्यों हो जाता है, वो जरा रिलेट करो। हीट से एक्सपेंशन क्यों हो गया? क्योंकि उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाती है, एक्सपैंड हो जाते हैं। ये देखो यहाँ पे पार्टिकल्स अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेते हैं। देखो भाई जब हमने हीट दी तो हीट का कुछ पार्ट वर्क में जाएगा, ठीक है, कुछ पार्ट डेल्टा यू में जाएगा। अच्छा वर्क कब होता है, जब गैस एक्सपेंड होती है, ठीक है। तो एक्सपेंड होने का उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है क्योंकि टायर ऑलरेडी टाइट होगा, टायर अलाउ नहीं करेगा, टायर की जो रबर होगी वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चेंज अलाउ नहीं करेगी, तो वॉल्यूम चेंज बहुत हल्का सा होगा। तो फिर बाकी सारा ही फिर W अगर कम रखना है तो डेल्टा यू को ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। डेल्टा यू को ज़्यादा का मतलब क्या है, डेल्टा टी को ज़्यादा होना पड़ेगा। डेल्टा यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो जो हीट दे रहे हो वो ज़्यादा उसका पार्ट किस में जा रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जा रहा है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने में जा रहा है, ठीक है। अगर वहीं पर ही अगर ऐसा होता कि वॉल्यूम इंक्रीज होना बहुत फ्रीली बहुत इजीली अलाउ होता तो वहाँ डेल्टा यू कम होता, वहाँ वर्क डन ज़्यादा हो जाता, तो वॉल्यूम बढ़ जाता, ठीक है। नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ अ हार्बर टाउन इज मोर टेम्परेट देन दैट ऑफ अ टाउन इन अ डिजर्ट एट द सेम लैटिट्यूड। हार्बर टाउन क्या होता है? हार्बर क्या होता है? पर्ल हार्बर सुना है? सर वो जहाँ पे शिप्स पार्क होते हैं। यस। तो हार्बर टाउन की क्या खास बात होगी, डेजर्ट टाउन से उसका क्या डिफरेंस होगा? सर वो शायद शोर पे होगा, सी शोर पे। यस, तो सी आ गया वहाँ पे, तो सी से क्या होगा और डेजर्ट में क्या होगा? सी मतलब वहाँ पे वाटर है, बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, और डेजर्ट में पूरा लैंड है। तो वाटर की अभी मैंने कुछ खास बात बताई थी, वाटर एज ए कूलेंट क्यों यूज किया जाता है? जल्दी से बताओ मुझे, बहुत सारी उसकी स्पेसिफिक हीट काफी हाई होती है। स्पेसिफिक हाई होती है तो उसमें टेम्परेचर चेंज कम होता है, ठीक है। तो हार्बर टाउन में क्योंकि वो वाटर के बॉडी के पास में और वाटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, यानी ना तो वो तेज़ी से कूल डाउन होगा ना तेज़ी से हीट अप होगा, ठीक है। तो उधर से जो एयर चलेगी, जो ये हम लोग कन्वेक्शनल करेंट्स में पढ़ते बट अभी वो सिलेबस से हट गया है। सपोज दिस इज लैंड, हियर इट इज़ वाटर बॉडी, ओशियन, ठीक है। किधर टेम्परेचर ज़्यादा होगा?
अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो लैंड। लैंड पर, अच्छा अब ये एक्चुअली मैंने कॉन्टेक्स्ट बताना चाहिए था मुझे। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि लैंड वाला जो अभी सपोज हम दिन की बात कर रहे हैं, दिन में अभी 12 o'clock 1 o'clock बहुत ज़्यादा समर डे, इमेजिन करो समर डे में बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, धूप पड़ी वाटर पर और लैंड पर, किसका टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा? लैंड का। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, ठीक है, और वाटर पर लो टेम्परेचर है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पर जो गैस ऊपर उठेगी, हाई टेम्परेचर पर गैस की डेंसिटी कम हो जाती है तो वो ऊपर उठती है। तो ये ऊपर उठ करके वो क्या हुआ, इधर गई, ठीक है। अच्छा ऐसा और इधर से जब हाई टेम्परेचर पर प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट हुआ कहाँ पर? जहाँ हाई टेम्परेचर है वहाँ लो प्रेशर हो गया। तो लो प्रेशर ने क्या किया, इधर से कोल्ड एयर को अपने में क्या किया, सक किया। लो प्रेशर एरिया की तरफ आएगी कोल्ड एयर, ठीक है। तो इस तरह से एक ब्रीज चलती है, कोल्ड ब्रीज विच इज मूविंग फ्रॉम वाटर बॉडी या ओशियन टूवर्ड्स द लैंड, ठीक है। तो ये क्या करेगी, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत तेजी से गर्म नहीं होने देगी यहाँ लैंड पर। समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, लैंड बहुत तेजी से गर्म होता है, तेजी से गर्म हुआ तो वहाँ हाई टेम्परेचर है, वाटर धीमे धीमे गर्म होता है। तो हाँ, तो लैंड पर जो जल्दी से गर्म हो गई जो एयर वो ऊपर उठी, ठीक है। लाइटर एयर होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है तो ऊपर उठ गए, वहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो उसने सक किया वाटर की तरफ से कोल्ड एयर को, ठीक है। कोल्ड या क्या बोलना चाहिए, कूल एयर बोलना चाहिए, ठीक है। कोल्ड समर टाइम में कोल्ड तो नहीं होगा, कूल एयर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद तो ये साइकिल इस तरह से चलता है, ठीक है। अच्छा वहाँ डेजर्ट में क्या होगा, डेजर्ट में तो ओनली लैंड ही लैंड है, तो वहाँ पर टेम्परेचर तुम्हारा हाई होगा और हाई से एयर का भी टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। तो वहाँ पे कोई टेम्परेट करने के लिए, मॉडरेट करने के लिए कोई और डिवाइस नहीं है, ठीक है। ये हो गया। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी न्यूमेरिकल भी हो जाए। अब मैं तुम लोगों को टाइम नहीं दे रहा हूँ, मैं सीधे खुद ही मैं बता रहा हूँ जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा पाऊँ। मेरी प्रोसेस यही होगी कि मैं हर क्वेश्चन में पहले गिवन बताऊँगा, टू फाइंड बताऊँगा, फॉर्मूला बताऊँगा। A cylinder with movable piston contains 3 moles of hydrogen. 3 moles of hydrogen gas at standard temperature and pressure. ठीक है, STP जरा बता दो क्या होता है, कितना होता है, बोलो जल्दी से। STP पर प्रेशर कितना डालोगे? 1 atm। और वो टेम्परेचर कितना डालते हैं? चलो मुझे याद नहीं, तुम लोग देख लेना। STP पे केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो तुम्हें पता है प्रेशर तो कम से कम 1 एटमॉस्फेयर ही है। नेक्स्ट, द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर आर मेड ऑफ हीट इंसुलेटर एंड द पिस्टन इज इंसुलेटेड बाय हैविंग अ पाइल ऑफ सैंड ऑन इट। यानी पूरा क्या कर दिया, एडियाबैटिक कर दिया। बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज? प्रेशर ये P1 है, बाय विच फैक्टर विल इट इंक्रीज? यानी कि अगर ये n टाइम्स P1 हो जाए तो हमको फैक्टर n बताना है, ठीक है। 2P1 3P1 ऐसे जो भी नंबर हो वो बताना है। इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, V फाइनल क्या है, ओरिजिनल का हाफ है, ठीक है। क्या करोगे, कौन सी गैस है ये? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के लिए तुम्हें कौन सा इक्वेशन यहाँ पर यूज करें प्रेशर बताने के लिए? हमें P2 बताना है, P2 आ जाएगा तो n भी आ जाएगा। प्रोसेस समझ में आ गया, कौन से प्रोसेस से हम स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहे हैं? प्रोसेस कौन सा होगा? इंसुलेटर, एवरीथिंग एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में P1 V1 P और V में क्या रिलेशन होता है? So P1 V1 equals to P2 V2. नो। सर PV टू द पावर गामा इज इक्वल्स कांस्टेंट। यस। अच्छा यहाँ गामा चाहिए, गामा कहाँ से आएगा? गामा क्या होता है? रेशियो ऑफ CV। CP/CV। कौन सी CP लेनी है, मोनोएटॉमिक डायटोमिक?
मोनोएटॉमिक डायटोमिक हाइड्रोजन डायटोमिक 7/2 डायटोमिक, डायटोमिक। 7/2 अपॉन 5/2 यानी 7/5। अगर वैल्यू याद हो 1.4 लिखा था हमने। ठीक है, तो ये लेना है हमें। क्या चाहिए? P2 चाहिए। P2 एक्चुअली P2/P1 चाहिए। तो P2/P1 क्या हो जाएगा? V1/V2 टू द पावर गामा। और V1/V2 कितना दे रखा है? V1/V2 2 दे रखा है, 2 टू द पावर 1.4। ठीक है, ये आंसर है। इसको सॉल्व करोगे लॉग टेबल यूज करके 2.64 आएगा। ठीक, किसी को कुछ पूछना है? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन है तो, नहीं तो 12.5 करो। In changing state of a gas adiabatically from an equilibrium state A to another state B, an amount of work done is 22.3 on the system. On the system बताओ work done पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। माइनस, फिर आगे बढ़ो। minus 22.3 joule. Or if the gas is taken from state A to B via a process in which the net heat absorbed by the system delta Q is absorbed. Absorb में बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, इंक्रीज हो रही है उसकी हीट। ठीक है, कैलोरी में है, क्या करें? 9.35 इंटू 4.2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो यहाँ पे 4.19 दिया हुआ है। 4.19 का कन्वर्जन फैक्टर इज वेरी वेरी क्लोज टू 4.2। ठीक है, 4.2 ले लिया मैंने, और टाइम हो तो वो 4.19 लेके कर सकते हो। नेक्स्ट, हाउ मच इज द नेट वर्क डन? अब एक मिनट, वर्क डन इन द लेटर केस क्या? गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट A to B by a process in which delta Q is this. How much is the net work done by the system in the latter case? क्या मतलब लेटर केस? अच्छा, पहले एडियाबेटिकली ले गए थे, तो एडियाबेटिक ले जाने में वर्क डन हुआ था 22.3 जूल। नाउ ये पहले वाला जो प्रोसेस है दैट इज एडियाबेटिक। ठीक है, एडियाबेटिक में डेल्टा क्यू नहीं दिया हुआ है। एडियाबेटिक का तो डेल्टा क्यू होता है 0। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस से ले गए थे तो वर्क डन इतना हुआ था A to B। अब बोल रहे हैं कि A to B हम ऐसे प्रोसेस से ले जा रहे हैं जिसमें कि नेट हीट एब्जॉर्ब्ड इज 9.35 कैलोरी। नाउ व्हाट इज द वर्क डन इन दिस नेक्स्ट प्रोसेस? तो ये है प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2। ठीक है, और दोनों ही प्रोसेस में A to B ही जा रहा है, यानी इनिशियल एंड फाइनल स्टेजेस आर सेम। तो बताओ एडियाबेटिक में का प्रोसेस में हम क्या निकालें जो चीज हम सेकंड प्रोसेस में यूज कर पाए? कौन सी चीज सेम रहती है? प्रोसेस चाहे कुछ भी हो जाए, कौन सी चीज प्रोसेस से इंडिपेंडेंट है? जो चीज इंडिपेंडेंट है वो हम फर्स्ट में निकाल के और सेकंड में यूज कर लें। तुमने हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी में पढ़ा था कौन सी चीज पार्ट डिपेंडेंट है, कौन सी इंडिपेंडेंट है, याद है? इंटरनल एनर्जी। यस, डेल्टा यू। डेल्टा यू सेम है, तो यहाँ पे बताओ जरा डेल्टा यू क्या आएगा पहले वाले में? डेल्टा यू, डेल्टा क्यू एडियाबेटिक में क्या होगा? डेल्टा क्यू 0 होगा। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन से रिलेट करो, माइनस वर्क डन, दैट इज प्लस 22.3 जूल। माइनस वर्क डन और वर्क डन नेगेटिव दे रखा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये डेल्टा यू हम अगले वाले में यूज कर लें। तो अब सेकंड वाले प्रोसेस में हम डेल्टा वर्क डन इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू रख दें। तो यहाँ पर 9.35 इंटू 4.2 ये तो हो गया डेल्टा क्यू माइनस यू 22.3। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है कैसे मैंने सोचा इसमें? यस सर। आद्या, मयंक, समझ में आ रहा है? रिपीट। हाँ बोलो, किसी को दिक्कत है? फैज बोलो। एक बार सर रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। अच्छा, रिपीट कर दें? यस। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, पहले हमने एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करी।
ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में उन्होंने बताया कि हम अगर स्टेट ए से बी ले जा रहे हैं, स्टेट ए से किसी एडियाबैटिक पाथ के थ्रू, एक मिनट में एडियाबैटिक ही बना देता हूँ, और उसमें वर्क डन कैसा हुआ है, पॉजिटिव वर्क डन ऑन दी सिस्टम है, नेगेटिव हुआ है। ठीक है, ऑन दी सिस्टम नेगेटिव हुआ है तो कुछ ऐसा हुआ होगा, कंप्रेशन हुआ होगा ए से बी एडियाबैटिक, ठीक है, तभी नेगेटिव हुआ है। दिस इज पी, दिस इज वी। ठीक, तो एडियाबैटिक प्रोसेस से जब लेके गए तो क्या बताया गया कि डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन इज ऑन द सिस्टम -22.3 जूल। ठीक है, फिर एक अनदर प्रोसेस है, उसका नाम कुछ नहीं बताया गया है, अननेम्ड प्रोसेस। ठीक है, सेकंड प्रोसेस, उसमें क्या बोला है कि हमने ए से बी ही लेके गए। ठीक है, मैं मान लो अननोन प्रोसेस को ऐसे बना दे रहा हूँ, ए से बी ही लेके जा रहे हैं, और उसमें डेल्टा क्यू बोल रहे हैं कि 9.35 कैलोरी वर्क डन हुआ। कैलोरी को कन्वर्ट किया तो 9.35 इंटू 4.2 जूल हो गया। ठीक है, क्यों जूल में कन्वर्ट किया, क्योंकि वर्क डन जूल में था। अब पूछा जा रहा है कि यहां पर अननेम्ड प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने देखा कि एक ही सेम ए और बी सेम स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट है, तो डेल्टा यू हमारा चेंज नहीं होना है। डेल्टा यू एडियाबैटिक में जो आएगा वही अननेम्ड प्रोसेस में आएगा। एडियाबैटिक में हमें पता है डेफिनेशन से कि डेल्टा क्यू होता है 0, यानी डेल्टा यू तुम फर्स्ट लॉ यूज करोगे तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू से 0 माइनस 22.3 जूल, दैट इज प्लस का 22.3, और ये डेल्टा यू हम अगले वाले प्रोसेस में यूज कर सकते हैं क्योंकि वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम अगर डेल्टा डब्ल्यू मुझे चाहिए तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। हमने क्या किया, फर्स्ट लॉ पहले भी यूज किया था, अभी भी यूज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब डेल्टा क्यू इन्होंने 9.35 इंटू 4.2 जूल दे रखा है, माइनस 22.3 आंसर आ गया कि ये वर्क डन है दूसरे सेकंड प्रोसेस में। ठीक है, ये देखो 12.1, तो 12.1 का तो 3 होगा। हाँ 12.1 का, इसमें तुम चलो आइडेंटिफाई करो जरा सबको, सब लोग आइडेंटिफाई करो। आरुष आर यू देयर? आशुतोष, आरुष, यू आर नॉट देयर? आशुतोष, डेविड, क्या बात, सब लोग ऐसे साइलेंट बैठ गए? दिव्यांश, अनीश, अनिकेत, क्या बस एक दो लोग ही क्लास अटेंड कर रहे हैं, बाकी सब लॉगिन बस फॉर्मेलिटी करके चले गए? अनिकेत, अनीश, आरुष, दिव्यांश, पूरी ऊपर की लाइन गायब है। डेविड, हाँ दिव्यांश, तो तुम अपना माइक खोल के बताओ जरा। 1 2 3 4 सारे प्रोसेस के नाम बताओ। 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है? दिव्यांश लेफ्ट। अच्छा, फैज बताओ। सर हाँ, सर फर्स्ट स्ट्रेट लाइन आइसोकोरिक, ठीक है। सेकंड? तो सेकंड है एडियाबैटिक, थर्ड? थर्ड आइसोथर्मल, एंड फोर्थ इज आइसोबैरिक। गुड, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करो। हर्षित, तुम बताना।
हर्षित बता रहे हो? हर्षित आर यू देयर? एंड आरुष आद्या, चलो आद्या तुम भी बताओ। आरुष, आद्या, अनिकेत, अनीश, आशुतोष, डेविड, कोई लौट के आया? तुम अनिकेत। कहाँ चले गए थे अनिकेत? सर मैं यहीं पे था। मैं तो तुम्हारा नाम 3-4 बार बोला। तुम कहाँ थे? सर यहीं पे था अभी सर। अच्छा, तो यहीं पे थे तो फिर तो रिस्पॉन्ड आना चाहिए था ना, रिस्पॉन्स तुम्हारा। अभी हर्षित, हर्षित बता रहे हो? 12.2 हर्षित और अनिकेत मिलके बताओ, जो भी जिसको भी पहले आ जाए। एक सेकंड सर। हर्षित तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। दिव्यांश, दिव्यांश भी- सर? हाँ बोलो। सर थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए सर, वो बहुत वो क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पर जो 580 लिखा है ना, वो 58.0 है। 58.0 इंटू 10⁻³ है। तो अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो। सो 0.25 ओके, कैसे ये करोगे? ऑप्शन। हाँ, कैसे करोगे? तो मैंने वो कर दिया कि हमें जो है सर ये गिवन है कि कितनी कैलोरीज वो बर्न कर रहे हैं पर मिनट, और हमें जो है ये पता है कि हम लेट के हिसाब से क्या है, तो उसे मैंने फॉर्मूले में डायरेक्ट। Q = ml वाला, ठीक है। हाँ, तुमसे अमाउंट ऑफ स्वीट पूछा है पर मिनट, तो तुम क्या करोगे? m/t पूछा है और q/t दे रखा है, ठीक है। तो m/t निकालने के लिए क्या करोगे? इसको m डॉट बोल देते हैं। m डॉट विल बी q डॉट अपॉन l, ठीक है। q डॉट मीन्स q/t, रेट के लिए हम डॉट लगा देते हैं, ठीक है। q डॉट कितना है? 14.5 इंटू 10⁻³ कैलोरी पर मिनट, ठीक है। और अपॉन l कितना है? 58 इंटू 10⁻³, ठीक है। यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.25 kg। चलो नेक्स्ट। - 12.3 Consider PV diagram for an ideal gas shown in the figure. Out of the following diagrams, which represent TP diagram? कौन सा प्रोसेस है ये बताओ। क्वेश्चन में इन्होंने प्रोसेस का नाम नहीं दिया है, लेकिन तुम खुद से सोच सकते हो। सर एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में P प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है। सर आइसोथर्मल। यस, आइसोथर्मल है ये। अब कौन सा डायग्राम बोल रहे हैं? टीपी डायग्राम। देख लो आइसोथर्मल में क्या होगा। थर्ड एंड फोर्थ दोनों एक जैसे हैं, जरा इनमें देखो क्या डिफरेंस है।
1 और 2 का ऑर्डर रिवर्स हो रहा है, यानी कि प्रेशर वाइज 1 का प्रेशर हाई है कि 1 का लो है 2 के कंपैरिजन में। 1 का प्रेशर हाई है, ऊपर वाला देखो डायग्राम जो गिवन है, 1 का हाई यानी कि थर्ड, ठीक है, थर्ड करेक्ट है। 12.4 अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इन द साइक्लिकल प्रोसेस, पॉजिटिव या नेगेटिव वर्क डन, बताओ। साइकिल जैसे दिखाया है उसमें नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव। 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 नेगेटिव का एक ही ऑप्शन है, कैलकुलेट नहीं भी करोगे तो भी आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन देना तो नहीं चाहिए था, ठीक है, देना तो मतलब ज़्यादा देना चाहिए थे ऑप्शंस, मतलब नेगेटिव वाले और होने चाहिए थे, बट चलो ठीक है। अब एक बार कैलकुलेट करके देख लो। क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखेंगे, जो एनक्लोज्ड एरिया होता है साइकिल का। तो हाइट कितनी है इसकी, P0 है, और नीचे कितना है, इधर विड्थ कितनी है, तो V से 3V तो 2V है, तो एरिया क्या हो गया, P0 इंटू 2V0, ठीक है, और नेगेटिव में। चलो 12.5 पढ़ो। 2 कंटेनर्स A एंड B कंटेनिंग आइडेंटिकल गैसेज, पढ़ने में आ रहा है, बड़ा करूं और? containing identical gases at same pressure, volume and temperature. The gas in container A is compressed to half of its original volume isothermally. मैं जरा isothermally दिखा देता हूँ गैस A को, ठीक है, सेम टेम्परेचर प्रेशर से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, और दूसरे को क्या किया है, दैट इज सेकेंड इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एडियाबेटिकली, ठीक है। पहले वाले को भी हाफ ऑफ वॉल्यूम है, V से ये 2V से V कर दिया, ठीक है। दूसरे वाले को कैसे किया है, दूसरे वाले को एडियाबेटिकली किया है, तो ये एडियाबेटिकली कर दिया मैंने, ज़्यादा स्टीपर ग्राफ से। लेकिन दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कैसे होंगे? Containing identical gases at the same pressure, volume and temperature, the gas in the container A is compressed to half its original। अच्छा, एक ही पॉइंट पे रीच नहीं करेंगे, ऐसा है, मैं फिर से बना देता हूँ। 2V से स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कंप्रेशन है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट इधर लेफ्ट साइड में होगा। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट PTV मेरा सेम है, ठीक है, और एक बार मैं ऐसे कर रहा हूँ और एक बार ऐसे कर रहा हूँ, ठीक, सेम वॉल्यूम तक जाना है, ठीक। कौन सा वाला एडियाबेटिक होगा, B एडियाबेटिक हो गया, और ये A, ठीक है। कौन सा स्टीपर है, B स्टीपर है, तो एडियाबेटिक है, ठीक है। A हमारा आइसोथर्मल है। दोनों में फाइनल वॉल्यूम इनिशियल का हाफ हो गया। द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर्स ऑफ द गैस इन B टू दैट ऑफ गैस इन A। प्रोसेस ए में बताओ फाइनल प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम हाफ कर दोगे तो प्रेशर क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है। क्या होती है प्रोसेस इक्वेशन, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। वॉल्यूम डबल होगा तो प्रेशर, हाँ, तो एक डबल हो हाँ, जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। वॉल्यूम हाफ होगा तो, हम लोग हाफ कर रहे हैं ना, कंप्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम हाफ होगा तो बताओ। हाँ सर, वो डिनोमिनेटर में 2 ऐड हाँ, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P से प्रेशर क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा, डबल। हाँ, डबल हो जाएगा। मैं पूरा लिख देता हूँ, हमारा वॉल्यूम गिवन है कि वॉल्यूम हमारा हो गया है 2V से V, दैट मीन्स प्रेशर हो जाएगा, हाफ हो गया तो वॉल्यूम प्रेशर हो जाएगा डबल। तो ये तो हो गया प्रोसेस ए। प्रोसेस बी पर आ जाओ, विच इज एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा फॉर्मूला, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर गामा, ठीक है। यानी कि मुझे प्रेशर जैसे चाहिए P2 अपॉन P1, तो V का इन्वर्स रखेंगे तो V1 अपॉन V2 टू द पावर गामा बनेगा, ठीक है। और वॉल्यूम हमारा जो फाइनल है वो इनिशियल 2V है और फाइनल V है, पावर गामा, तो ये कितना हो गया
2 टू द पावर गामा हो गया, ठीक है। P2 इज इनिशियल प्रेशर इंटू 2 टू द पावर गामा। अब इनिशियल प्रेशर तो P1 हमारा दोनों में सेम था, ठीक है, और इसमें ए प्रोसेस में हमारा जो फाइनल प्रेशर है वो P1 का डबल है, ठीक है, और यहाँ पे 2 टू द पावर गामा है, तो ये PB का फाइनल प्रेशर है, तो PB अपॉन PA पूछा है, रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर ऑफ B अपॉन A, तो 2 टू द पावर गामा P1 अपॉन 2P1, तो 2 टू द पावर गामा माइनस 1, ये आंसर हो गया। ठीक है, 12.6 पर आ जाए। 3 copper blocks of masses m1, m2 and m3 kg respectively are brought into thermal contact till they reach equilibrium। 3 हैं, इनके अलग अलग टेम्परेचर T1, T2, T3 दे रखे हैं, उनमें ऑर्डर दे रखा है, और मासेज m1, m2, m3 दे रखे हैं। एज्यूमिंग देयर इज नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग, यानी कि हीट आपस में ही एक्सचेंज हो रही है। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T फाइंड करना है। ये क्वेश्चन कैसे होगा? ये क्वेश्चन तो थर्मोडायनेमिक्स का नहीं, ये पहले थर्मल जो कैलोरीमेट्री किया था वहां का है। कॉपर ब्लॉक्स कैसे करोगे इसको? सपोज फाइनल टेम्परेचर T ले लेते हैं, ठीक है, लेट फाइनल टेम्परेचर इज T, तो डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3 क्या होगा? फर्स्ट में चेंज, सेकंड में चेंज, थर्ड में चेंज का सम क्या होगा? पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है, कहीं सराउंडिंग के लिए लॉस नहीं हो रहा है, जीरो होगा। कहीं से आ नहीं रही, कहीं से जा नहीं रही हीट, जो भी वो अंदर ही अंदर हो रहा है, जीरो सम गेम है, ठीक है। अगर एक ने गेन किया दूसरे ने लॉस किया, दो लोगों ने गेन किया तो तीसरे ने लॉस किया, उतना ही, टोटल जीरो होगा, ठीक है। अब सबके लिए जरा डेल्टा क्यू लिख दो, M1 S1, ठीक है, S सबके सेम है क्या? तीनों कॉपर ब्लॉक हैं तो S तो सबके सेम है, तो M1 S डेल्टा T फाइनल माइनस इनिशियल प्लस M2 S डेल्टा T फाइनल माइनस इनिशियल प्लस M3 S डेल्टा T माइनस T3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहां से क्या हो गया? M1 T, ठीक है, प्लस M2 T प्लस M3 T, सब लोग समझ रहे हैं मैं कैसे कलेक्ट कर रहा हूं? माइनस M1 T1 माइनस M2 T2 माइनस M3 T3 इज इक्वल टू 0। सबको समझ में आ रहा है? ठीक, M1 प्लस M2 प्लस M3 होल इंटू T इज इक्वल टू, राइट साइड ले गए तो M1 T1 प्लस M2 T2 प्लस M3 T3, यानी कि टेम्परेचर कॉमन क्या आ गया? M1 T1 प्लस M2 T2 प्लस M3 T3 होल अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 आ गया। अगर ये तीन कॉपर के ब्लॉक नहीं होते, तीन अलग अलग मेटल के होते, तब ये फॉर्मूला क्या बनता? बताओ। S1 S2 S3 अगर सबका लेना पड़ जाता तो यहां पर S1, यहां पर S2, यहां पर S3, ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा फर्स्ट वाले में S1 यहां मल्टीप्लिकेशन में होता है, S2 होता है, यहां पर S3 होता है, यहां पर S1 होता है, यहां S2 होता है, यहां S3 होता है, तो S हमारे कैंसिल नहीं होते, S1 S2 S3 यहां भी रहते और S1 S2 और S3 यहां भी होते, ठीक है, तब ये ऐसा होता। अब S हमारा कॉमन हो गया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो क्या किया हमने? ये मेन स्टेप था, सबका सम, टोटल हीट चेंज 0। 12.7 देखो, विच ऑफ द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बिलो आर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में क्या खास बात थी, हम लोगों ने कल पढ़ा था? सर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहता। इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता, परमानेंट लॉस ऑफ हीट होता है, लॉट करके तुम सब कुछ सेम नहीं रख सकते हो। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एन आयरन रॉड बाय हैमरिंग इट,
बताओ, हैमर करके तुमने हीट जनरेट करी, क्या वो लौट के आ सकती है कि हीट चली जाए हैमर उसमें और हैमर अपने आप उस पर, रादर देन कि तुम उस पर लगा रहे हो वो अपने आप हिलने लग जाए? ऐसा नहीं होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। बी देखो, गैस इन ए स्मॉल कंटेनर एट ए टेम्परेचर T1 इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद बिग रिजर्वायर एट ए टेम्परेचर T2 विच इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ये भी इरिवर्सिबल है, ठीक है। हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर गैस टेम्परेचर वो हीट फ्लो होगा, उसका अपोजिट होगा नहीं। सी, अ क्वाजी स्टैटिक आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस इन सिलेंडर फिटेड विद ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन। यहाँ बिल्कुल सारी आइडियल कंडीशन लगा दी। तो इसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस एट ईच स्टेट प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको हम रिवर्स करेंगे तो बिल्कुल उसी ऑर्डर में हमें रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल आइडियल कंडीशन दे रखी है। Next, ideal gas is enclosed in a piston cylinder arrangement with adiabatic walls. A weight W is added to the piston, resulting in compression of gas. तो यहाँ पे इन्होंने फ्रिक्शन लेस वगैरह तो बोला नहीं है, ठीक है। आइडियल कंडीशंस के बारे में तो कुछ दिया नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो इरिवर्सिबल, ठीक है। तुमने रख दिया और उस पर वेट रख दिया तो सडनली उसको दबाएगा, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल हौले हौले धीमे धीमे करके करे, उसको अपनी स्टेट को इक्विलिब्रियम में हो जाने दे ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। तो दिस विल नॉट बी रिवर्सिबल। तो ए, बी एंड डी आर इरिवर्सिबल। Twelve 12.9 Figure 12.5 shows the PV diagram of an ideal gas undergoing change of state from A to B. Four different parts 1, 2, 3, 4 as shown in the figure may lead to the same change of state. ठीक है, A से B सेम चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, चाहे किसी भी पाथ से जाओ। नंबर 1, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम इन 4 and 3 बट नॉट इन 1 and 2। स्टेटमेंट ए करेक्ट है? सर इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है, यस, क्योंकि ऑल 4 में सेम होगा तो रॉन्ग हो गया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम इन ऑल द 4, यस। सी बताओ, वर्क डन इज मैक्सिमम इन केस 1, करेक्ट है? यस सर। यस। वर्क डन इज मिनिमम इन केस 2, इनकरेक्ट। सी क्यों करेक्ट हुआ? क्योंकि 1 देखो, 1 के नीचे का जो एरिया आएगा वो मैक्सिमम होगा, सबसे ऊपर वाला कर्व है 1, तो सबसे ज्यादा एरिया। चलो 10th, कंसीडर अ साइकिल फॉलोड बाय एन इंजन 1 to 2 इज आइसोथर्मल, ठीक है। दिस इज आइसो, आगे पढ़ो जरा, मैं इसको थोड़ा महीन कर दूं। आइसोथर्मल 2 to 3 कैसा है? एडियाबेटिक, एंड 3 to 1 इज ऑल्सो एडियाबेटिक। सच अ प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज, पढ़ो। हीट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी इन सच प्रोसेस विच इज नॉट पॉसिबल। थोड़ा चलो इसको छोड़ देते हैं, ये हीट इंजन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। वैसे मैं एक लाइन में बता देता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने देखा था वो प्रोसेस जिसमें कि जो हमने कौन सा क्लॉसियस स्टेटमेंट शायद पढ़ा था, हीट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी इन सच प्रोसेस विच इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीटली जो है, जो हम हीट ले रहे हैं कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस देखो, आइसोथर्मल में हीट लेते हैं, एडियाबेटिक में तो हीट कहीं जाएगी नहीं, तो हम हीट ले रहे हैं। मैंने कल की क्लास में तुम लोगों को बताया था कि हीट हम सोर्स से ले तो रहे हैं और फिर वर्क करेंगे, ठीक है, लेकिन इस सिंक में जाना भी जरूरी है। ऐसा ये Q2 0 हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसमें हीट लेने वाला केवल एक प्रोसेस है, एक और आइसोथर्मल होना चाहिए था, वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक प्रॉब्लम और है यहाँ पर, सी ऑप्शन देखो, कर्व्स रिप्रेजेंटिंग द 2 एडियाबेटिक प्रोसेस डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है, ये भी करेक्ट है।
ए भी करेक्ट था और सी भी करेक्ट है कि हम एक ही पॉइंट 3 से स्टार्ट होने वाले दो एडियाबेटिक कर्व, तुमको याद है ना, हमने एडियाबेटिक कर्व का स्लोप निकाला था, कितना आया था याद है? स्लोप ऑफ एडियाबेटिक माइनस गामा पी अपॉन वी, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 पर अगर मैं स्लोप देखूं, अगर पॉइंट 3 से चलने वाले दो कर्व आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एक कर्व ए बोल दो, एक कर्व बी बोल दो, 3 से स्टार्ट होने वाले या 3 पे जो मर्ज कर रहे हैं, तो 3 पर दो दो स्लोप कैसे पॉसिबल हैं? दोनों कर्व अलग अलग आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों के अलग अलग स्लोप होंगे एट 3। तो एट 3 पी जो रखोगे, जो वी रखोगे, जो गामा रखोगे, उससे तो एक यूनिक स्लोप मिलेगा। तो एक पॉइंट पे दो एडियाबेटिक कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है।